हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेरडा क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं प्रश्नोत्तरी 7, जिसपे आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए चलते हैं क्लास में। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी। वंदे मातरम जो गीत है ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम गीत जो है वो हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की थी। और यह ध्यान रखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसको पहली बार कब गाया गया। तो इसको पहली बार जो है वो 1896 में गाया गया था इसको पहली बार। और कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। किसमें? कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। जो कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन था उसमें पहली बार इसको 1896 में गाया गया था। और इसकी रचना है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। और वंदे मातरम गीत जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया था। क्लियर है? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 2, फतेहपुर सीकरी किसके द्वारा बनाया गया था। फतेहपुर सीकरी यह नगर था, ये किसके द्वारा बनाया गया था। तो यह मुगल बादशाह जो थे अकबर द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? अकबर द्वारा बनाया गया था। और यह आगरा में स्थित है। आगरा, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है फतेहपुर सीकरी। और इसको किसने बनाया? तो अकबर ने बनाया। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है, ध्यान रखें, जहांगीर का जन्म भी फतेहपुर सीकरी में हुआ था। जहांगीर का जन्म है वो फतेहपुर सीकरी में हुआ। और जहांगीर जो है वो मुगल बादशाह अकबर के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अकबर के पुत्र जहांगीर थे, जिनका जन्म फतेहपुर सीकरी में हुआ था। क्लियर है? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय मुद्रा के नोट किस शहर में छापे जाते हैं। भारतीय जो मुद्रा की जो छपाई होती है वो किस शहर में होती है। तो होती है नासिक में। किस में होती है? नासिक, महाराष्ट्र में। नासिक महाराष्ट्र में भारतीय मुद्रा, भारतीय नोटों की छपाई होती है। क्लियर है? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 4, अमरकंटक से उद्गम नदी है। अमरकंटक जो है देखिए पहाड़ी है एक। अमरकंटक की पहाड़ी, किस पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है या कौन सी नदी निकलती है। तो नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। और अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ स्थित है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है अमरकंटक की पहाड़ी। और यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है या नर्मदा नदी निकलती है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपेरिमेंट विद टूथ के लेखक कौन है। एक्सपेरिमेंट विद टूथ जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। तो इसको हिंदी में कहते हैं सत्य का प्रयोग। सत्य का प्रयोग। सत्य का प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। और सत्य का प्रयोग जो पुस्तक है इसमें महात्मा गांधी की आत्मकथा को लिखा गया है। किसको लिखा गया? आत्मकथा को लिखा गया। आत्मकथा को दर्शाया गया है एक्सपेरिमेंट विद टूथ पुस्तक को। और यह गुजराती भाषा में लिखी गई है, यह भी ध्यान रखें। और इसको हिंदी में कहते हैं सत्य का प्रयोग। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज जो है उसकी संस्थापक जो कौन थे, जो स्थापना जिसने की थी, तो वो की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान रखें, एक सती प्रथा। सती प्रथा, सती प्रथा पर रोक लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा पर क्या है, रोक लगाई थी। और सती प्रथा एक कुप्रथा थी जिसमें पहले महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसी के साथ उसकी विधवा महिला को भी साथ ही जलाया जाता था। तो उस प्रथा पर रोक लगाने वाले व्यक्ति जो थे वो थे राजा राम मोहन राय। उस प्रथा को क्या करते हैं? सती प्रथा। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यह गांधी जी की जयंती पर बनाया जाता है। किसकी जयंती पर? गांधी जी की जयंती पर बनाया जाता है। और यह भी ध्यान रखें, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1984 को। क्लियर है? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 8, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल जो है
उसका सबसे बड़ा उपग्रह, ग्रह नहीं उपग्रह पूछा गया, तो उपग्रह है वो गैनीमेड है। गैनीमेड उपग्रह जो है वो बृहस्पति ग्रह का ग्रह है, और बृहस्पति ग्रह जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, और जिसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, और सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है। बुध छोटा, सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह, किसका है? पृथ्वी का उपग्रह है वो चंद्रमा है। और डिमोस और फोबोस जो ग्रह है दोनों, ये मंगल ग्रह के हैं। मंगल ग्रह की उपग्रह जो है डिमोस और फोबोस हैं, और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां से ध्यान रखिए, बुध और शुक्र, बुध और जो शुक्र ग्रह हैं उनका एक भी उपग्रह अपना उपग्रह नहीं है। तो काफी बार पूछा गया कि उसने बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं, तो वह है बुध और शुक्र, और सबसे छोटा ग्रह बुध। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह वो भी बुध है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, और ये कहाँ स्थित है? ये बृहस्पति ग्रह पर। कहाँ पे? बृहस्पति ग्रह पे स्थित है, और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। क्लियर है? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत रत्न से सम्मानित भारत की प्रथम महिला। भारत में भारत रत्न से सम्मानित की पहली महिला, प्रथम महिला कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी, जिन्हें सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और कब किया गया था? 1971 में। यह भी ध्यान रखें, इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया? 1971 को दिया गया। और यह भारत की प्रथम महिला थी जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 10, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो थे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर। क्लियर है? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिण बिंदु। सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका दक्षिणतम जो बिंदु था, जो खोजा गया था, जो दक्षिण दिशा में जो अंतिम बिंदु खोजा गया था, वो कौन सा था? तो वो था देमाबाद। कौन सा था? देमाबाद। और देमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। देमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और यह ध्यान रखें, काफी बार पूछा गया कि उसने देमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह प्रवरा नदी, प्रवरा नदी के तट पर स्थित है देमाबाद। और देमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिण बिंदु है, और ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, और प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 12, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? देखिए, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, या फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य को ही फूलों की घाटी कहा जाता है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? कौन सा वेद जो है जो संगीत से संबंधित है? तो वो सामवेद है। सामवेद में संगीत का उल्लेख किया गया है। और सामवेद जो वेद है यह सबसे छोटा वेद है। सबसे छोटा वेद जो है वो कौन सा है? सामवेद है। और सबसे बड़ा वेद जो है वो ऋग्वेद। सबसे बड़ा वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे प्राचीन या सबसे पुराना जो वेद है वो भी ऋग्वेद है। और छोटा वेद सामवेद है, जिसमें संगीत से संबंधित है, जिसमें संगीत का उल्लेख किया गया है। देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सर्वाधिक टंगस्टन धातु कहाँ पाई जाती है? टंगस्टन जो धातु है भारत में सर्वाधिक किस राज्य में होती है? तो टंगस्टन धातु है वो राजस्थान में होती है सर्वाधिक। राजस्थान के सिरोही, डेगाना, नागौर क्षेत्र में होती है। और मुख्यतः अगर बात करें जिला, राजस्थान में सर्वाधिक अगर जिले की बात करें तो नागौर जिले में टंगस्टन धातु है वो सर्वाधिक है। वो राज्य में राजस्थान और जिले में नागौर डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक टंगस्टन धातु पाई जाती है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 15, नवाबों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो नवाबों का शहर जो है वो लखनऊ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। और यह भी ध्यान रखिए, दिल्ली जो है
उसे रेलियों का नगर कहा जाता है। किसका? रेलियों का नगर है वो दिल्ली को कहा जाता है, और मुंबई को जो है वो भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार। और जयपुर को है वो पिंक सिटी या गुलाबी नगर कहा जाता है। तो क्लियर है, नवाबों का शहर लखनऊ, और रेलियों का नगर दिल्ली, और भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, और गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 16, हीरा का चमकना क्या कहलाता है? जो हीरा जो चमकता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हीरा जो चमकता है वो चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण यह भी ध्यान रखें, जब कांच टूटता है तो उसमें एक दरार आती है, तो वो दरार जब चमकीली दिखाई देती है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और हीरा जो चमकता है, या हीरा जो चमकदार है, चमकता जो है वो किसके कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 17, ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम से चलती है? किस माध्यम में चलती है? तो आप सबको पता है ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो सर्वाधिक तेज जो चाल जो है, सर्वाधिक जो वेग है ध्वनि का, वो किस में होता है? तो होता है ठोस में। किस में होता है? ठोस में। अगर ठोस में अगर हम बात करें तो किस में? स्टील में। किस में? स्टील में सर्वाधिक वेग होता है ध्वनि का। और उसके बाद सबसे ज्यादा ठोस, उसके बाद तरल, और उसके बाद आता है वो गैस, या हम कह सकते हैं वायु में। सबसे कम जो ध्वनि का वेग या सबसे कम जो ध्वनि की चाल होती है वो गैस में होती है। किस में होती है? गैस में या वायु में होती है। और सर्वाधिक जो है वो स्टील में होती है। तो एक बात ध्यान रखिए, काफी बार पूछा गया है वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वायु में ध्वनि की चाल है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड वायु में ध्वनि की चाल होती है, जो सबसे कम होती है। और सर्वाधिक जो है ठोस में होती है। ठोस में अगर हम बात करें तो स्टील में होती है। एक चीज यह ध्यान रखें, 332 है, कई जगह कई क्वेश्चन में लिखा हुआ था 330 मीटर प्रति सेकंड। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो राइट आंसर 332 होगा। अगर 332 ऑप्शन में नहीं हो तो 330 इसका राइट आंसर होगा, यह ध्यान रखें। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 18, फिटकरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो फिटकरी जो होती है उसमें कौन सा अम्ल होता है? तो उसमें होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 19, एटम की खोज किसके द्वारा की गई? देखिए एटम जो है परमाणु को ही कहते हैं। एटम या परमाणु की खोज है वो किसने की थी? तो परमाणु की खोज है वो जॉन डाल्टन ने की थी। किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। राइट आंसर इसका सी होगा। एटम या परमाणु की खोज जॉन डाल्टन द्वारा की गई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, आंख के सामने का पारदर्शी भाग क्या कहलाता है? आंख के जो बिल्कुल सामने जो होता है वो पारदर्शी भाग या परत भी कह सकते हैं। भाग या परत को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। एक पारदर्शी होता है, ये आंख का सबसे बाहरी भाग होता है, जिसको भाग या परत कह सकते हैं। सबसे भारी आंख की जो सबसे भारी आंख की बाहरी जो परत होती है वो कॉर्निया होती है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 21, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कितने प्रतिशत होती है? तो वो होती है 21%। कितनी होती है? 21% मात्रा ऑक्सीजन की होती है। और 78% मात्रा है वो नाइट्रोजन की होती है। नाइट्रोजन की कितनी होती है? 78%। ऑक्सीजन की है वो 21%। और 0.03% होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। कितनी? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, 21% ऑक्सीजन, और 78% हमारी नाइट्रोजन होती है। क्लियर है? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 22, सोडियम धातु को रखा जाता है। सोडियम जो धातु है उसको किस में रखा जाता है? पानी में रखा जाता है, या हवा में, या अम्ल में, या केरोसिन में? तो उसको रखा जाता है केरोसिन तेल में। किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल या मिट्टी का तेल। केरोसिन को ही मिट्टी का तेल कहते हैं, तो यह ध्यान रखें। और यह भी ध्यान रखें, सोडियम ही नहीं, पोटेशियम धातु को भी, पोटेशियम धातु जिसका संकेत होता है के और इसका सोडियम का होता है Na,
इन दोनों धातुओं को कैरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कैरोसिन जो होता है, मिट्टी का जो तेल होता है उसको ही कैरोसिन कहते हैं। इन दोनों धातुओं को रखा जाए क्योंकि हवा में जो प्रतिक्रिया करती है, हवा में या खुले में इसको इस कारण नहीं रखा जाता, ये हवा के साथ प्रतिक्रिया करके आग को पकड़ती है, प्रतिक्रिया करने के बाद आग को पकड़ती है, इस कारण इसको कैरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम दोनों धातुओं को, और सोडियम का संकेत भी ध्यान रखें, Na होता है और पोटेशियम का K होता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 23, गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? गैस वेल्डिंग जो सिलेंडर होता है उसमें कौन कौन सी गैस होती है? तो उसमें होती है एसिटिलीन गैस। कौन सी? एसिटिलीन गैस होती है। और यह भी ध्यान के दो गैसों का मिश्रण होता है प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है गैस वेल्डिंग में। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से अर्धचालक है। देखिए, अर्धचालक धातु है वो कौन सी है? तो वह है जर्मेनियम। कौन सी है? जर्मेनियम धातु है। और यह भी ध्यान रखें, सिलिकॉन जो धातु है यह भी अर्धचालक धातु है। सिलिकॉन और जर्मेनियम धातु दोनों ही अर्धचालक धातु है। चलिए, आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन नंबर 25 है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किस यंत्र द्वारा बदला जाता है? जो ध्वनि ऊर्जा जो है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तो वो कौन सा यंत्र परिवर्तन करता है? तो माइक्रोफोन। कौन सा करता है? माइक्रोफोन। और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर करता है। यह ध्यान रखिए, दोनों कंफ्यूजन करते हैं क्वेश्चन। माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, और लाउड स्पीकर जो है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो कैसी लगी आज की क्लास? उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारी सेरेडा क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड करें, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आज के सेक्शन को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।